अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा एफएससी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 10 है और हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबक्शन एनालिसिस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबक्शन एनालिसिस। तो हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन भी रखता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होते हैं उसके अंदर, उसको हम एनालाइज करते हैं कंबक्शन एनालिसिस के ज़रिए से। ठीक है, किस लिए करते हैं? फॉर फाइंडिंग देयर एम्पिरिकल फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला उसका कितना है, क्या है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारा कंबक्शन एनालिसिस का प्रोसेस करते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड इज बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ना, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जला देंगे। इसलिए क्योंकि हम इस सब्सटेंस को यहाँ पे जलाते हैं, इसीलिए हम इसको कंबक्शन एनालिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन जो होती है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो तो पहले ही ऑक्साइड में मौजूद होती है। ठीक है, तो अब हम तो फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कार्बन और वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली कलेक्टेड एंड वेट। फिर इनको भी वेट किया जाता है, इनका भी वज़न देखा जाता है कि कितना है, और इनको कलेक्ट भी कर लिया जाता है। अच्छा, फिर ये हमारे दरअसल ना सोल प्रोडक्ट होते हैं, हमारे मेन प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो यही दो होते हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। अब हम फर्दर स्टेप्स करेंगे इसके, और स्टेप्स में पहला स्टेप है कि अ वेस्ट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ प्लेस्ड इन कंबक्शन ट्यूब। यानी कि जो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेट कर लेना है, यानी उसका वज़न कर लेना है, और ये देखना है कि इसका जो है मैस वो कितना है। ठीक है, जब हम कंपाउंड को कंबस्ट करवाते हैं तो किस पर रख के करवाएंगे? कंबक्शन ट्यूब पर। फिर उसके बाद दिस कंबक्शन ट्यूब इज़ फिटेड इन फर्नेस। इन अ फर्नेस में क्या होगा, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, इससे हम इसको जला सकते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। तो अब यहाँ से हम क्या, ये हमारे पास चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं हमारे पास। ठीक है, तो सैंपल को हम यहाँ से इनलेट करते हैं। सैंपल इनलेट, सैंपल को इनलेट करके यहाँ से इनलेट करके फर्स्ट चैम्बर में रखते हैं। अब यहाँ क्या होती है, फर्नेस यहाँ पे फर्नेस लगाई हुई होती है। ठीक है, इस तरह से। तो फर्नेस जो होती है, क्योंकि ये कंबक्शन ट्यूब में रखी जाती है। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये कंबक्शन ट्यूब है हमारी, कंबक्शन ट्यूब। फर्नेस जिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखना है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम इस कंपाउंड को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं यहाँ से, जब हम इस कंपाउंड को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो फ्री ऑक्सीजन सप्लाई करके कंबस्ट करते हैं, देन फिर क्या होता है कि कंबस्ट होके कार्बन जो है वो आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड टू वाटर, और ये दोनों जो है वो हमारे क्या हैं, सोल प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट है ये हमारे। इसके बाद यानी कंबस्ट होने के बाद ये नेक्स्ट चैम्बर में
आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमने एब्जॉर्बर रखे होते हैं। यहाँ ये इस चैम्बर का नाम है, ये हमारे पास है मैग्नीशियम परक्लोरेट। ठीक है, एब्जॉर्बर है मैग्नीशियम परक्लोरेट, जो कि हमारा एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर हमारा है, इसके अंदर हम 50% KOH रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हमारे मेन प्रोडक्ट बने थे, वो उनको अब हमने एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट जो कि एक एब्जॉर्बर है हमारा, इसका भी हमने क्या करना है, वज़न कर लेना है। और पोटाशियम, ये जो 50% KOH जो कि हमने नेक्स्ट चैम्बर में रखी हुई है, ये इसका काम क्या होगा, ये हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। ठीक है, और ये हमारे पास वाटर एब्जॉर्बर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये चैम्बर जो है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। और इसका काम क्या है, ये है वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी एब्जॉर्बर है। ओके, वो गैसेस जो इन चैम्बर्स में, यानी इन 3 चैम्बर्स में एब्जॉर्ब नहीं हुई, उन्हें हम नेक्स्ट चैम्बर में, इस चैम्बर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाया था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, तो वाटर वेपर्स बनते हैं। मैग्नीशियम परक्लोरेट, मैग्नीशियम परक्लोरेट जो होता है ना, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, मास, क्योंकि पहले हमने मेजर किया होता है, तो जब गैसेस गुजरती हैं ना, तो ये वाटर वेपर्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट होता है। और जैसे कि ये कैसे, मतलब ये जब एब्जॉर्ब करता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसका मास, मैग्नीशियम परक्लोरेट का मास था 5 ग्राम, लेकिन बाद में जब वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब किया, तो इसका मास हो गया 10 ग्राम। ऐसा क्यों हुआ, तो मतलब यही है कि वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मास जो 10 ग्राम हो गया, वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से हुआ है। ठीक है, और इससे हमें वाटर का मास मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें किसका मास मिला है, वाटर का मास मिल जाएगा। तो इस लाइन को मैंने जो लिखा हुआ है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब इन नॉन मास ऑफ 50% KOH सॉल्यूशन एंड वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम परक्लोरेट सॉल्यूशन। तो द डिफरेंस in masses of these absorber before and after absorbing gases gives the amount of carbon dioxide and water produced. Got it? फिर ये तो मैग्नीशियम परक्लोरेट तो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो गैसेस यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होती, वो आगे चली जाती हैं। आगे वाले जो चैम्बर है, उसमें हमने 50% KOH रखी होती है। तो ये जो 50% KOH है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब KOH को भी हमने पहले ही वज़न किया होता है, वेट किया होता है, और दोबारा वज़न करने से इन एब्जॉर्बर के जो मैसेज हैं, उनका हमें डिफरेंस मिल जाता है। और ये क्या देता है, इट गिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिल जाता है। इन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मैसेज की मदद से हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा formula to calculate the percentages of the element in the unknown organic compound. Following formula are used to calculate percentages of carbon, hydrogen and oxygen. जैसे कि मैं आपको अभी पीछे बता चुकी हूँ कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मैसेज की मदद से क्या करते हैं, हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या लिखते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन is equal to mass of carbon dioxide over mass of organic compound. अब क्योंकि
एक कार्बन का मास जो है वो 12 होता है, तो हम इसे ऊपर रखेंगे इस तरह 12/44, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास 44 होता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाती है। तो अब क्या होता है कि अब हमें चाहिए कार्बन की परसेंटेज, तो हम तो हम क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज को निकालने के लिए एक फैक्टर यूज़ करते हैं, और वो फैक्टर उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास है 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी परसेंटेज निकल आती है कार्बन की। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को अब हम कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ वाटर लिखेंगे ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का मास, यानी वाटर में एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास 2.016 होता है। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड कर देना है वाटर के मोलर मास से। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से एक कार्बन के मास को डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने वाटर के मोलर मास से एक हाइड्रोजन मास से डिवाइड कर देना है। तो अब फिर क्या होगा, फिर इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास परसेंटेज निकल आती है हाइड्रोजन की। तो द परसेंटेजेस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज़ करते हैं। तो वो क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी तीनों की परसेंटेजेस को हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन को यहाँ ले आते हैं और प्लस कर देते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन से। इन दोनों की जो परसेंटेज निकलेगी उसको 100 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आती है। ये होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। क्योंकि अब देखिए डिफरेंस तो वही होता है ना जो माइनस करके आता हो। ठीक है, इसके बाद ये सारा जो प्रोसेस है ना हमारे पास, ये सारा प्रोसेस हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद भी हमें सिर्फ क्या होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सारे प्रोसेस के बाद भी हमें एक चीज़ मिली है, एक ही चीज़ मिलती है, और वो क्या है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कौन कौन से थे हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद इसके साथ हम अब एग्जाम्पल करते हैं, और वो आपकी बुक में दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास कुछ इस तरह से है कि अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबक्शन एनालिसिस। तो 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.69 ग्राम वाटर। तो हमने क्या डिटरमिन करना है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास जो है कंपाउंड का मास हमारे पास कितना है 0.5439 ग्राम। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना है 1.039 ग्राम। फिर मास ऑफ वाटर 0.6369 ग्राम। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझने का है कि जिस कंपाउंड को हमने खुद वेट किया उसका मास हमें इतना मिला था। ठीक है, जबकि
जो कंबक्शन एनालिसिस के बाद हमें कंपाउंड के मैसेज यानी जलाने के बाद जो हमें कंपाउंड के मैसेज हासिल हुए, उनका मैस कितना है, मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 1.039 और वाटर का हमारे पास 0.6369 ग्राम हासिल हुआ। ठीक है, तो अब क्योंकि कंपाउंड का मैस था, कंपाउंड का मैस कितना है 0.543 है, मगर इसके अंदर ऑक्साइड का मैस जो है वो 1 है, 1.03 हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह से है, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि हमने बाहर से जो ऑक्सीजन सप्लाई की, ये देखिए बाहर से हमने ऑक्सीजन को सप्लाई किया था ना, तो सप्लाई ऑक्सीजन को सप्लाई करने की वजह से ना ये मैस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये 0.5 से 1.03 बन जाता है। अब हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास कितनी है, कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हमने पीछे फॉर्मूला भी पढ़ा था कि हम क्या लिखते हैं, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, तो वो कितना है हमारे पास 039 ग्राम, और जबकि कंपाउंड का मैस हमारे पास है 0.5439। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12, यानी ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, इसी फॉर्मूले के तहत हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12/44 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, फैक्टर हमारे पास है 100 इससे, तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास परसेंटेज निकल आती है 52.09। इसी तरह हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम किसका मैस लिखेंगे, एब्सोल्युटली वाटर का, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक हाइड्रोजन का जो मैस हमने लिया था वो, और वाटर का मोलर मैस मल्टीप्लाई 100, तो ये तकरीबन निकल आता है हमारे पास 13.11 परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के इस फैक्टर को यानी 100 को माइनस करते हैं 52.09 कार्बन के परसेंटेज और प्लस 13.11 हाइड्रोजन का परसेंटेज जो निकाला हमने, तो इन दोनों को प्लस करके जब 100 से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 34.79। ये हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आई है। ओके, इन स्टेप्स से फर्दर स्टेप्स जो होते हैं परसेंटेज को इस्तेमाल करते हुए कैसे होंगे, तो अब हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या करते हैं, पहला हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का मोल निकालेंगे। तो कार्बन का मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी निकली 52.09 और हाइड्रोजन के 13.11, तो यहाँ लिख लेते हैं 52.09 परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड
मोलर मास हमारे पास कार्बन का कितना है 12 है। तो इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास तकरीबन कितने मोल्स निकल आते हैं 4.34 मोल्स। कि दरअसल इन परसेंटेजेस को ना पीछे जो हमने निकाले हैं वो हम मैस कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए। गॉट इट। अब क्या फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 13 पॉइंट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद मोलर मास ऑफ कितना था हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1.008। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल आता है ओके। फिर इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी थी 34.79। तो यहाँ पे लिख देते हैं 34.79 ओवर मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.17 मोल्स। अब एटॉमिक रेशियो मालूम करते हैं इनकी। ठीक है, एटॉमिक रेशियो अब एटॉमिक रेशियो के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है, अब पहले मैं लिख देती हूँ कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4.34, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4.34 13.01 और इसी तरह 34.79। इनको हमने क्या करना है, इनको हमने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे क्या लिखना था 2.17 आना था, यहाँ पे 2.17 गलत हो गया यहाँ पे। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सब को 2.17 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रेशो क्या निकलेगी, हमारे पास रेशो निकल आती है 2:6:1। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या निकल आई है एटॉमिक रेशो। गॉट इट। अब ये तो आ गई एटॉमिक रेशो, लेकिन अभी हमारा एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमने डिटरमिन करना है एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का, तो वो कैसे वो फाइंड आउट करने के लिए अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी रेशो निकली है वो पॉइंट्स में है या पॉइंट्स में नहीं है। तो क्योंकि अब ये होल नंबर है, ठीक है, पीछे मैंने आपको होल नंबर का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि जो पॉइंट्स में ना हो जो डिजिट वो होल नंबर में कंसीडर होता है। तो अब क्योंकि ये होल नंबर है पॉइंट में नहीं है, तो हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखेंगे, अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C2 हाइड्रोजन H6 और ऑक्सीजन। ठीक है, C2H6O, एक ही ऑक्सीजन है ना हमारे पास। तो दिस इज ये हमारे पास क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ऑफ कंपाउंड। अब यह हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि अब कंप्लीट हो गई है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही।
और आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना है और मुझे ये बताना है कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।